हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 4 में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आपका जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स। आप एस्टेट का जब एग्ज़ाम दोगे तो इस यूनिट से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, और जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो इस वाले यूनिट से अप्रॉक्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम आपको इस बुक को भी करवा रहे हैं। जैसे ही ये टॉपिक फिनिश होगा, इससे मैं आपको सारा का सारा पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे से यूनिट 1 करवा दिया है। अगर आपको इसका क्लास नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। देखिए ये आपका हैंड रिटन नोट्स है, जिसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ हैंड रिटन नोट्स को। ठीक है, ये देखो ये आपका नोट्स है। ठीक है, जिसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, एक एक चीज़ इसमें लिखा गया है ताकि आपको हर एक बात को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये आपका नोट्स है, देख रहे हो सारा कुछ लिखा गया है ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। देखो ऑप्शंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। आपको कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 का नोट्स मिल जाएगा 269 रुपीज़ में। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो आप ही को लॉस है, क्योंकि प्राइस फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम है। ठीक है, तो ये देखो आपका ये नोट्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, पेज में ऐड कर लेता हूँ और आपको हर एक चीज़ लिख के पढ़ाऊंगा। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन सोर्स। तो सबसे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो क्या होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स को हम लोग बोलते हैं सूचना स्रोत। क्या बोलते हैं? सूचना स्रोत। जो आपका सूचना स्रोत होता है ये आपको कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, जो आपका सूचना होता है वो आपको कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी पर्सन से, ठीक है, किसी भी वस्तु से, किसी भी आइटम से, किसी भी डॉक्यूमेंट से आपको मिलता है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स यानी सूचना स्रोत। आज के टाइम में जो आपका सूचना है वो काफ़ी वैल्यूएबल है। वो क्या है? आपका वैल्यूएबल है। जैसे कि देखो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो सर एस्टेट का इन्फॉर्मेशन कब आएगा। अगर मैं आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपको एक ऑथेंटिक सूचना दे दूँ, तो आपको पढ़ाई करने में क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। तो यानी लेकिन जो सूचना है वो कैसा होना चाहिए? वेरीफाइड होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 20 तारीख से आपका एस्टेट आने वाला है, तो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब तक वो चीज़, वो जो मैं आपको सूचना दे रहा हूं वो वेरीफाइड ना हो, तब तक वो सूचना किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाइड है तो वो सूचना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जो आपका सूचना होता है दोस्तों, ये क्या होता है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सूचना जो होता है ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? डेटा से। कहाँ से? डेटा से। जैसे कि मान के चलो मैं अभी पूछूं कि बताओ मेरा क्लास का जो अभी 5, मान लो मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, और हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं। तो देखो डेटा क्या होता है। जैसे मान लो मैं पूछूंगा कि बताओ 1 से लेके 10 तक कितने बच्चों ने वीडियो देख लिया, 20 से लेके 30 तक कितने बच्चों ने देख लिया, 30 से लेके 40 तक कितने बच्चों ने देख लिया, 50 से 60 तक कितने बच्चों ने देख लिया। ये क्या है? आपका वीडियो नंबर है। और क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। जैसे मान लो एक लेक्चर से लेके 10 लेक्चर तक 20 बच्चों ने बोला कि सर हमने 1 से 10 लेक्चर तक आपका देख लिया है। 20 से 30 तक एक बच्चा बोला, 30 से 40 तक मान लो आपका 8 बच्चा बोला, और आपका 50 से 60 लेक्चर यानी कंप्लीट लेक्चर कितना बच्चा बोला? 1 बच्चा बोला। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ बच्चों कि जो आपका 30 से 40 लेक्चर है वो कितने बच्चों ने देखा? आपने तुरंत बोल दोगे देखो सर 8 बच्चों ने देखा। तो ये क्या था? आपका डेटा था। लेकिन इस डेटा से जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसको आंसर दिया, तो यही क्या कहलाएगा? सूचना कहलाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, अब सबसे पहला सवाल आता है कि जो आपका सूचना होता है उसको डॉक्टर रंगनाथन ने कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। तो आप हमेशा याद रखना कि जो आपके डॉक्टर रंगनाथन थे, कौन थे? डॉक्टर एसआर रंगनाथन थे। उन्होंने जो हमारा सूचना है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने जो हमारा सूचना है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो उसको उन्होंने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने
सूचना स्रोत को कितने पार्ट में वर्गीकृत किया? तो आप बोल देना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 4 श्रेणियों में सूचना स्रोत को क्या किया? वर्गीकृत किया। और ये जो वर्गित किया मतलब यानी ये जो इन्होंने 4 कैटेगरी बनाया, ये किसके आधार पे बनाया? तो आप लोग बोल देना इन्होंने इसका जो पैमाना बांटा डिवीज़न करने का, वो था क्या? आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या था आपका? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्होंने इसका क्या किया? बांट दिया। जो आपका सूचना अवेलेबल था उसको उन्होंने किस चीज़ के आधार पर बांटा? तो आप लोग बोल देना उन्होंने इस चीज़ को बांटा था किस चीज़ के आधार पर? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। किसके आधार पर? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, या आपकी रिकॉर्डिंग मीडिया के आधार पर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सूचना स्रोत को किस आधार पर बांटा था? तो आप क्या बोलोगे? आप यही बात बोलोगे कि देखो सर, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सूचना स्रोत को भौतिकी विशेषताओं या रिकॉर्डिंग मीडिया के आधार पर क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। बता दोगे? आप बोलोगे हाँ सर बता देंगे। तो यही बात बोलना, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो आपका सूचना स्रोत था उसको भौतिक विशेषता या आपका रिकॉर्डिंग मीडिया के अनुसार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है, यानी जो आपका सूचना स्रोत है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो उसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सूचना स्रोत हमारे पास कितने पार्ट में आ गया? 4 पार्ट में। अब बात आता है कि वो 4 पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, वह 4 पार्ट कौन कौन सा है? आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो 4 पार्ट में डिवाइड किया वो कौन कौन सा है? तो देखो, जो आपका पहला होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंशनल सोर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट बोल लो, कॉन्वेंशनल सोर्स बोल लो, जो आपका बोलना है बोलो। तो इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो इन्फॉर्मेशन सोर्स था उसको किस पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में बांटा, जिसमें जो आपका पहला होता है ये क्या हो जाता है? आपका कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, जिसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसको हम लोग बोल देते हैं परंपरागत। क्या बोल देते हैं दोस्तों? तो हम लोग इसको बोल देते हैं परंपरागत प्रलेख। क्या बोल देते हैं? परंपरागत प्रलेख। ठीक है, थोड़ा मेरा हिंदी वीक है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। तो जो आपका सूचना स्रोत है उसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें जो आपका पहला पार्ट है वो क्या हो गया? कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं परंपरागत प्रलेख। ठीक है, जो आपका दूसरा है वो क्या है बताइए? तो जो आपका दूसरा होता है ना, ये हो जाता है आपका नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। क्या हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब सवाल आता है कि नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ये बताइए। तो देखो, ये जो होता है आपका, इसको हम लोग बोल देते हैं नव परंपरागत प्रलेख। नव परंपरागत प्रलेख। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इसी को हम लोग बोल देते हैं नियो कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपका तीसरा है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा आपका? नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा तो आप डरना मत। जो आपका नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट होते हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं अपरंपरागत प्रलेख। ठीक है, अपरंपरागत प्रलेख। ठीक है, क्लियर हो गया। और लास्ट जो चौथा उन्होंने डिवाइड किया था उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेटा डॉक्यूमेंट। क्या बोल देते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग बोल देते हैं मेटा डॉक्यूमेंट। जो आपका मेटा डॉक्यूमेंट होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुप्रलेख। क्या बोलते हैं? अनुप्रलेख। क्लियर हो गया। अब समझिए, तो मैं आपको यही बात बताया था कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो हमारा सूचना स्रोत था उसको भौतिक विशेषता या रिकॉर्डिंग मीडिया के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? तो पहला हो गया आपका कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत प्रलेख। दूसरा हो गया आपका नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट यानी नव परंपरागत प्रलेख। तीसरा हो गया आपका नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट यानी अपरंपरागत प्रलेख। और चौथा हो गया आपका मेटा डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रलेख। तो इतना बात याद हो जाएगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का सूचना स्रोत का वर्गीकरण नहीं है? तो आप बता दोगे, क्योंकि आपको चारों मैंने बता दिया। ये 4 है, कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट और आपका मेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है, परंपरागत प्रलेख, नव परंपरागत प्रलेख, अपरंपरागत प्रलेख और अनुप्रलेख। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कौन सा प्रलेख का काम क्या है, उस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। क्या जानिए? कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसको बोल देते हैं परंपरागत प्रलेख।
कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदी में हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, परंपरागत प्रलेख। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। परंपरागत प्रलेख, देखिए दोस्तों, जो आपका परंपरागत प्रलेख होता है, जो आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऐसा सूचना स्रोत है, ये एक ऐसा सूचना स्रोत है जो आपको लिखित यानी रिटन फॉर्म में या आपको मुद्रित फॉर्म में मिलेगा। या तो ये रिटन मिलेगा या कैसे मिलेगा, ये आपको मुद्रित फॉर्म में मिलेगा। मुद्रित का मतलब होता है जैसे मान के चलिए कोई पहाड़ है, कोई गुफा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, कोई पत्थर है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या कोई भी मान के चलो सिक्का है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वैसा चीज़ जो आपको या तो लिखित में मिले या आपको मुद्रित मिले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परंपरागत सूचना स्रोत यानी कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। परंपरागत क्यों बोलते हैं, तो ये परंपरागत इसीलिए बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो आपका वैसा सूचना स्रोत जो पहले से चला आ रहा हो, वैसा सूचना स्रोत जो आपका पहले से चला आ रहा हो। जैसे पहले भी हम लोग के स्कूल में बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाया जाता है, आप बोलोगे हाँ, अभी भी हम लोग को बोर्ड पे, अभी भी जो स्कूल है उस पर चौक से ही पढ़ाया जाता है, ये भी बात सही है। या आपका मान के चलो क्या किसी से स्केच पेन से जो होता है आपका, उससे पढ़ाया जाता है, ठीक है, मार्कर से। तो ये क्या हो गया, परंपरागत हो गया। पहले के टाइम में यानी 2002 में भी बच्चे बैग लेके स्कूल जाते थे, आज भी बच्चे बैग लेके स्कूल जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका परंपरागत हो गया। लेकिन कल को ऐसा हो जाए कि बच्चे स्कूल टैब लेके जाना चाहने लगे, टैब लेके जाने लगे पढ़ने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, परंपरागत नहीं होगा। परंपरागत का मतलब ये हो गया कि जो आप ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हो बहुत दिनों से। जैसे 2002 में भी बच्चे स्कूल लेके जाते थे, 2010 में भी बच्चे स्कूल बैग लेके जाते हैं, 2024 में भी बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, तो ये क्या हो गया, परंपरागत। लेकिन जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन अभी जो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या परंपरागत हुआ, नहीं। पहले हम लोग क्या होता था, कोचिंग जाते थे, वहाँ जाके पढ़ते थे, लेकिन आज भी कुछ बच्चे जाते हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं घर के, तो ये क्या हो गया, अपरंपरागत सोर्स। तो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट वही होता है जो आपका क्या होता है, रिटन हो। ये कैसा होता है, जो आपका मुद्रित हो। आपसे पूछा जाएगा कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे वैसा स्रोत, वैसा सूचना स्रोत जो आपका लिखित हो या मुद्रित हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग परंपरागत सूचना स्रोत बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो आप बोल देना किताब, बुक। जो आपका बुक होता है ये कैसा सोर्स है, तो आप लोग बोल दोगे ये आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। आपसे पूछेगा पत्रिकाएं, पत्रिकाएं कैसा स्रोत है, तो आप लोग बोल देना कि देखो सर, जो आपका पत्रिकाएं हैं ये भी आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। आपसे पूछेगा मानचित्र, मानचित्र कैसा है, तो आप लोग बोल देना जो आपका मानचित्र होता है ये भी आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट होता है। जो आपका एटलस होता है ये भी कैसा है, तो ये भी आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। तो आई होप आपको कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। जो आपका पत्रिकाएं होते हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग पीरियोडिकल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पीरियोडिकल्स। मानचित्र को हम लोग मैप बोल देते हैं, और एटलस तो एटलस ही होता है। तो समझ में आ गया आपको, कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट वैसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपका लिखित होता है, मुद्रित होता है, इसीलिए हम लोग इसको परंपरागत डॉक्यूमेंट या परंपरागत प्रलेख बोल देते हैं। जैसे कि आपकी किताबें, जैसे कि आपका पत्रिकाएं, जैसे कि आपका मानचित्र, जैसे कि आपका एटलस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका एटलस है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के वर्गीकरण के अनुसार किसके अंदर आता है, आपका कन्वेंशनल के अंदर आता है, नियो कन्वेंशनल के अंदर आता है, तो आप क्या जवाब दोगे, आप बोल दोगे कि कन्वेंशनल के अंदर आता है, ठीक है, यानी परंपरागत। तो परंपरागत क्या हो गया, रिटन, मुद्रित, किताब, पत्रिकाएं, मानचित्र, एटलस, ये सारा आपका एग्जाम्पल हो गया कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका नियो कन्वेंशनल है, क्या है आपका नियो कन्वेंशनल, ये क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए दोस्तों, जो आपका नियो कन्वेंशनल है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नव पारंपरिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नव पारंपरिक, नव पारंपरिक। न्यू कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, न्यू कन्वेंशनल का नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यू, न्यू मतलब क्या होता है, नया। न्यू मतलब क्या होता है, नया। ये एक तरह का ऐसा प्रलेख है जो आपके पुस्तकालय के परंपरागत प्रलेखों के भांति ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है। जो आपका न्यू कन्वेंशनल है, जो आपका न्यू कन्वेंशनल प्रलेख है, न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है, ये आपका रिटन फॉर्म में होता है, हाँ होता है। देखो न्यू कन्वेंशनल क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, हाँ होता
होता है। क्या ये मुद्रित फॉर्म में होता है? हाँ होता है, ये भी मुद्रित भी होता है और ये आपका लिखा हुआ भी होता है। लेकिन इसके अंदर क्या ऐसा खासियत होता है जो ये कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट से अलग होता है? तो आप तुरंत बोल देना कि इसके अंदर खासियत यह होता है कि इसके अंदर स्पेशल चीज़ को भी क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? विशिष्ट सूचना को भी इसके अंदर ऐड कर लिया जाता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर लिया जाता है। इसी वजह से ये आपका न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। समझ में आया? न्यू कन्वेंशनल वह डॉक्यूमेंट है जो आपका क्या हो, लिखा हुआ हो, जो आपका मुद्रित हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट सूचना हो, कुछ ना कुछ विशिष्ट सूचना हो, उसी को हम लोग नव पारंपरिक में रखते हैं। पारंपरिक आपको बता दिया था, अब आपको नव पारंपरिक भी बता दिया। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलना कि जो आपका डेटा होता है ये किसके अंदर आता है? नव पारंपरिक के अंदर। आपसे पूछेगा पेटेंट किसके अंदर आता है? तो आप लोग बोल देना नव पारंपरिक के अंदर। आपसे पूछेगा स्पेसिफिकेशन किसके अंदर आता है? तो आप लोग क्या बोल दोगे? नव पारंपरिक के अंदर आता है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आपका फिर मानक, मानक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड भी किसके अंदर आता है? तो आप लोग बोल देना कि स्टैंडर्ड भी आपका न्यू कन्वेंशनल के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको कन्वेंशनल बताया। कन्वेंशनल क्या होता है? आपका लिखित होता है, मुद्रित होता है, जिसमें आपका किताब, प्रियोडिकल्स, मानचित्र, एटलस आ गया। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? ये आपका नव पारंपरिक है। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा आपका वर्गीकरण है जिसमें आपका क्या होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा लिखा होगा, मुद्रित होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल जैसे कोई डेटा हो गया, कोई मानक हो गया, कोई पेटेंट हो गया। पेटेंट को हिंदी में भी पेटेंट, इंग्लिश में भी पेटेंट बोलते हैं। तो न्यू कन्वेंशनल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे किस चीज़ के बारे में? अब हम लोग जानेंगे नॉन कन्वेंशनल के बारे में। किसके बारे में? नॉन कन्वेंशनल के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? तो आप लोग तुरंत बोल देना कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। हिंदी में बात करें तो परंपरागत, नव परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा प्रलेख। ठीक है, तो अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल के बारे में बोल रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरंपरागत। क्या बोलते हैं? अपरंपरागत। ठीक है, देखिए अपरंपरागत चीज़ें क्या होती हैं। जैसे अभी जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 2000 ईस्वी में भी बच्चे स्कूल बैग लेके जाते थे, 2010 में भी बच्चे स्कूल बैग लेके जाते थे, लेकिन अभी स्कूल में ऐसा कर दिया जाए कि बच्चे स्कूल लेके नहीं आएंगे, टैब लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अपरंपरागत। अपरंपरागत का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए अपरंपरागत लाइब्रेरी में क्या होता है? वैसा प्रलेख या वैसा पुस्तकालय जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपका रिटन फॉर्म में ना हो। डॉक्यूमेंट कैसे फॉर्म में ना हो? ना तो रिटन फॉर्म में हो और ना तो आपका मुद्रित फॉर्म में हो। जो भी आपके पास प्रलेख है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो ना तो लिखा हुआ होना चाहिए और ना तो मुद्रित होना चाहिए। वैसे प्रलेख को हम लोग किस में रखते हैं? अपरंपरागत। तो कैसा होना चाहिए? तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि ये जो होता है आपका कौन सा? नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कैसा होगा? जैसे ऑडियो होगा, ऑडियो जैसे मान के चलो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसको बस मैं बोल के बता दूँ, जैसे ऐसे बता दूँ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो ये मैं लिख के आपको ना बता रहा हूँ, ये मैं कोई मुद्रित नहीं किया हूँ। मैं इसको क्या कर लूँ? रिकॉर्ड कर लूँ, व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर लूँ, और मान के चलो मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं उसको लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो ये क्या हो गया? मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं सूचना दे रहा हूँ, लेकिन ना तो मैंने लिखित में दिया, ना तो मैंने मुद्रित में दिया। मैं कैसे दे रहा हूँ? ऑडियो दे रहा हूँ, बोल के दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ ऑडियो, इसके अंदर आता है वीडियो। जैसे मान के चलो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? आप वीडियो देखोगे, ऑडियो सुनोगे, तो ये भी आपका नव परंपरागत के अंदर आएगा। ऑडियो वीडियो हो गया। ठीक है, साथ में आपका ऑडियो विजुअल हो गया। ऑडियो विजुअल का मतलब ये हो गया जिसके अंदर आवाज़ भी हो और जिसके अंदर आपका क्या हो? जिसके अंदर आपका विजुअल भी हो। तो ये किसके अंदर आ जाता है? आपका नॉन कन्वेंशनल के अंदर आता है। जैसे आपका माइक्रोफॉर्म्स। ठीक है, जैसे आप जीमेल वगैरह, जो आपका जीमेल हो गया, जैसे आप जीमेल करते हो, जीमेल मतलब ईमेल जो आप करते हो, ये सारा आपका किसके अंदर आ गया? नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। देखिए नव कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट यानी अपरंपरागत प्रलेख, ये ऐसा प्रलेख होता है जो ना तो लिखित होगा, जो ना तो मुद्रित होगा। ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा
जो कंप्यूटर रीड कर सके, जो क्या कर सके, कंप्यूटर क्या कर सके, उसको रीड कर सके। यानी वैसा प्रलेख जिसको केवल और केवल कंप्यूटर रीड कर सकता है, उसका सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरंपरागत डॉक्यूमेंट। जैसे मान के चलो मैंने कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, कंप्यूटर के पास जाना होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तभी तो। जैसे मान लो मैंने हेलो हेलो, या मैंने ये चीज़ समझा है, ABCDEF समझा दिया आपको, या लाइब्रेरी साइंस पढ़ के समझा दिया, तो वो रिकॉर्ड होके आपके पास गया। लेकिन जरा इमेजिन करो आपके पास अगर डेटा ना हो, तो आप क्या उस वीडियो को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका मोबाइल है वो भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो वैसा डॉक्यूमेंट, वैसा इंफॉर्मेशन, वैसा सूचना जिसको हम लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक मशीन का आवश्यकता होता है, एक मशीन का आवश्यकता होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरंपरागत। अपरंपरागत क्या चीज़ें आएंगी, जैसे आपका ऑडियो वीडियो, माइक्रोफिल्म्स, ठीक है, माइक्रोफॉर्म्स, जीमेल, ईमेल जो होता है, जो आप ईमेल करते हो, ये सारा का सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा, तो आपका नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। और लास्ट जो है आपका, ये कौन सा है, ये है आपका मेटा डॉक्यूमेंट। ये क्या है आपका, मेटा डॉक्यूमेंट। तो ये सारा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मेटा डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। देखिए, मेटा डॉक्यूमेंट्स का जब हम बात करें तो ये एक तरह का ऐसा प्रलेख है जो आपका क्या होता है, मुद्रित स्वरूप में नहीं होता है, लेकिन ये आपके ब्रेन पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ये क्या करता है, आपके ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई फोटोग्राफ है, जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई फोटोग्राफ है, ये क्या है आपका कोई फोटोग्राफ है, और इस फोटोग्राफ में क्या है, एक IAS ऑफिसर है। क्या है, IAS ऑफिसर है। और वो IAS ऑफिसर जब अपनी माँ से मिलने के लिए गया है तो उसके मम्मी पापा को वो प्रणाम कर रहा है, तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश होकर उसके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो ना तो लिखा हुआ है, ना तो वो सूचना उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ना तो उसके अंदर कुछ मुद्रित है। वो एक फोटोग्राफ है जिसमें एक IAS ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर बन के अपने माँ बाप को क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। बस इतना चीज़ है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है आपको। लेकिन जैसे, और आपको ये चीज़ किसी ने बताया भी नहीं कि वो माँ बाप है, क्योंकि जो लड़का है वो कम एज का है और जो उसके माँ और पापा हैं, मतलब जो भी उस फोटो के अंदर है, उनका एज बहुत ज़्यादा है। तो आपने एक अनुमान लगाया कि इसका ये माँ और बाप होंगे। तो आपके अंदर एक क्या गया, एक मैसेज गया कि जब बच्चा कामयाब होता है तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको ये सारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर था, उसका आपने ड्रेस देखा, उसको उसके वहाँ पे लगा हुआ है आई कार्ड पे कि हम IAS ऑफिसर है, जो आई कार्ड होता है उस पर लिखा हुआ है IAS ऑफिसर। तो आपने देखा, तो आपको ये, आपके अंदर ये भाव आएगा, आपके अंदर एक क्या आएगा, इंस्पिरेशन आएगा कि आप उस मुकाम पे आप भी जाओगे, तो आपके भी मदर्स एंड फादर आप पे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आप ऐसे याद रखो, वैसा प्रलेख, मेटा डॉक्यूमेंट क्या होता है, वैसा प्रलेख जो ना तो लिखित है, जो ना तो रिटर्न है, जो ना तो आपका लिखित है और ना तो आपका मुद्रित है, ना तो लिखा हुआ है, ना तो आपका क्या है, मुद्रित है, लेकिन वो आपके मानव मस्तिष्क यानी मानव ब्रेन पर क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग मेटा डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। आप लोग बोलोगे मेटा डॉक्यूमेंट आर दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर नॉट इन written or not in printed form but it impact human mind is called meta document। वैसा प्रलेख जो ना तो लिखा हुआ है, ना तो मुद्रित है, लेकिन फिर भी वो हमारे मानव मस्तिष्क को क्या कर रहा है, हमको प्रभाव डाल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटा डॉक्यूमेंट। इसका एग्जांपल जैसे फोटोग्राफी, जैसे आपका क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी, ये क्या हो जाएगा आपका मेटा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपका फैक्स, ये क्या हो जाएगा आपका मेटा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका इमेजेस भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका मेटा डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आपका वेब पेज, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, मेटा डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। तो देखो, मैंने हमको क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको शुरू से रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको यही बताया, सबसे पहले ये समझाया कि इन्फॉर्मेशन सोर्स होता क्या है। तो आप लोग समझ गए कि इन्फॉर्मेशन सोर्स जो होता है, जो डेटा, जो सूचना हम लोग को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने ये पूछा आपसे कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो आपका सूचना है उसको कितने श्रेणियों में डिवाइड किया है, तो आपने बोला डॉक्टर SR रंगनाथन ने
4 श्रेणियों में से वर्गीकृत किया हुआ है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार 4 श्रेणी क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट और आपका मेटा डॉक्यूमेंट। कॉन्वेंशनल को हिंदी में बोलते हैं परंपरागत प्रलेख, नॉन कन्वेंशनल को नव परंपरागत, नियो कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं, नव परंपरागत प्रलेख, नॉन कन्वेंशनल को बोलते हैं अपरंपरागत प्रलेख और आपको मेटा डॉक्यूमेंट को बोलते हैं अनुप्रलेख। फिर मैंने आपको समझाया कि कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट वह होता है जो लिखित फॉर्म में होता है, मुद्रित फॉर्म में होता है, जैसे कि आपकी किताबें, पत्रिका, मानचित्र, एटलस। फिर मैं आपसे पूछा कि नियो कॉन्वेंशनल क्या होता है, तो आप बोलोगे नियो कॉन्वेंशनल वह होता है जो लिखित हो, मुद्रित हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो, स्पेशल इंफॉर्मेशन हो, वो आपका नियो कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल डेटा, पेटेंट, स्पेसिफिकेशन, मानक आ गया था। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया नॉन कॉन्वेंशनल, वैसा जो ना तो लिखित हो ना मुद्रित हो, लेकिन क्या हो, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हो, जैसे कि आपका वॉइस हो, वीडियो हो, जीमेल, ईमेल, ये सारा का आपका नॉन कॉन्वेंशनल हो गया। जो मशीन के द्वारा पढ़ा जा सके वो आपका नॉन कॉन्वेंशनल। और लास्ट में आपका मेटा डॉक्यूमेंट जो ना तो मुद्रित हो, ना तो प्रिंटेड हो, ना तो आपका रिटर्न हो, लेकिन फिर भी हमारे मस्तिष्क पे क्या करे, प्रभाव डाले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल फोटोग्राफी, फैक्स, इमेज, वेब पेज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सूचना स्रोत क्या होता है और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सूचना स्रोत को कितने पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका सूचना स्रोत होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है, यानी सूचना का जो प्रकार होता है, डॉक्यूमेंट्री सोर्स और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। ठीक है, उसमें जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, टर्सरी सोर्स होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको इस वीडियो को और जल्दी लाऊं और आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए।